हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे सिक्स क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसका फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और जो हमारे एंशिएंट पीरियड के लोग थे वो ट्रेवल क्यों करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते थे, वो कैसे रहते थे, किस प्रकार का खाना खाते थे। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे हिस्ट्री के सोर्सेज हैं उसके बारे में, जो हमारे रिटन सोर्सेज हैं और जो अनरिटन सोर्सेज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ पास्ट। देखो, इंडिया हैज ए ग्लोरियस पास्ट सिंस एंशिएंट टाइम। द वर्ल्ड फर्स्ट सिविलाइजेशन, द ग्लोरियस संस्कृत लैंग्वेज, द एपिक्स एंड द अदर मैन्युस्क्रिप्ट्स आर एविडेंस दैट इज प्रूफ ऑफ अमेजिंग एंड रिच हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो हमारा इंडिया है उसका जो पास्ट है ना, जो एंशिएंट टाइम्स है वो बहुत ही अच्छा है, काफी ग्लोरियस था। तो हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन थी और जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है वो भी काफी अच्छी है। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चला? जो हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं, जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिली हैं एविडेंस के रूप में। तो चलो देखते हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है हमारी वो क्या होती है। देखो, मैन्युस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटन बुक्स। अर्लियर अकाउंट वर जनरली रिटन ऑन ए palm leaf and the prepared bark of the birch trees which are commonly found in the Himalayan region। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है हमारी वो क्या होती है कि हैंड रिटन बुक्स होती हैं। देखो ये क्या है, एक मैन्युस्क्रिप्ट्स की इमेज है। ये बुक्स होती थी जो कि एक पाल्म ट्री के लीफ पर लिखी जाती थी, या मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखता था उसको क्या बोला जाता है? स्क्राइब्स। ओके, अब देखो, some of these accounts have survived and have been preserved in the temples and monasteries। हमारी हिस्ट्री के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं वो क्या है, अभी भी रखी गई हैं, अभी भी सर्वाइव हैं। कहाँ पर? कुछ तो कहाँ पर हैं, जो टेम्पल्स हैं, जो मंदिर है उनमें, और कुछ क्या है, मोनेस्ट्रीज में है। ठीक है, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स को अभी तक संभाल के रखा गया है। ओके, मैन्युस्क्रिप्ट्स गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं उससे हमें किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती है? देखो, रिलीजन की, यानी कि जो पहले जो हमारा एंशिएंट टाइम था उस पर कौन से रिलीजन थे, किस रिलीजन के लोग रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिसिन का। पहले के टाइम पर जब लोग बीमार हो जाते थे तो फिर वो क्या करते थे, किस प्रकार की मेडिसिन यूज करते थे, कैसी औषधि बनाते थे। ठीक है, और जो साइंस है, किस प्रकार की साइंस लगाते थे। किंग्स, यानी कि वहां पर कौन से राजा हुए हैं। स्क्रिप्ट्स है ना वो क्या होती है, ये हाथ से लिखी जाती थी। किसके ऊपर? एक लीफ के ऊपर, जो पाल्म ट्री की लीफ होती थी उसके ऊपर। और जो इसको लिखता था ना उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्राइब्स। ओके, और जो मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं ना ये अभी तक भी हैं। कहाँ पर? जो टेम्पल्स है और जो मोनेस्ट्रीज है वहां पर रखी गई हैं। ओके, और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो हमें किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देती है? रिलीजन के बारे में, उस टाइम पर कैसे राजा हुआ करते थे, किंग्स के बारे में। ठीक है, मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में। ओके, ये तो था मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब हम पढ़ते हैं इंस्क्रिप्शन के बारे में। इंस्क्रिप्शन क्या होती है? Inscription are the piece of writing which are written on hard surfaces such as stone or metal। देखो, जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट होती थी उसको कहाँ लिखा जाता था, किस पर लिखा जाता था? लीफ के ऊपर, यानी कि एक पत्ते के ऊपर लिखा जाता था। ठीक है, पर जो इंस्क्रिप्शन है ना हमारी, ये एक हार्ड सरफेस पर लिखी जाती है, जैसे कि स्टोन या फिर मेटल। देखो, ये एक इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस वर जनरली रिटन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द किंग। जो इंस्क्रिप्शन लिखी जाती थी ना ये किसके ऑर्डर पर लिखी जाती थी? राजा के ऑर्डर पर। ओके, दे टेल अस अबाउट द पॉलिसीज व्हिच वर फॉलोड बाय द किंग। ये जो इंस्क्रिप्शंस है ये हमें क्या बताती हैं कि उस टाइम पर जो राजा हुआ करता था वो कैसे रूल बनाता था, कैसे कैसी पॉलिसीज को अपनाता था। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रीडिंग अननोन रिटन लैंग्वेज इज नोन एज डेसिफरमेंट। ओके, जो ये इंस्क्रिप्शंस पर लैंग्वेज लिखी गई है ये एक अननोन लैंग्वेज है, लेकिन इसकी जो रीडिंग की जो प्रोसेस है ना उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिफरमेंट। ओके, इंस्क्रिप्शन क्या होती है? ये हार्ड सरफेस पर लिखी जाती है, स्टोन्स पर लिखी जाती है, ये राजाओं के द्वारा लिखवाई जाती है कि उस टाइम पर राजा कैसे कैसे रूल्स का फॉलो करता था, कैसे कैसे अपनी पॉलिसीज अपनाता था। ठीक है, तो ये क्या होता है? इंस्क्रिप्शंस। जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन है ना ये तो हमारे क्या है? रिटर्न रिसोर्सेज है। ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं अनरिटर्न रिसोर्सेज के बारे में। अनरिटर्न रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे कि देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। द रिमेन ऑफ द मटेरियल विच वर यूज्ड बाय द पीपल इन द पास्ट आर नोन एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जो हमें रिमेन्स मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं, जो लोग यूज करते थे पुराने टाइम पर, उनको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे रिमेन्स। देखो, रिमेन्स ऑफ पोट्री, यानी कि उस टाइम पर जो लोग पोट्री का यूज करते थे उन छोटे टुकड़े मिलना। ठीक है, टूल्स, उस टाइम पर कैसे कैसे टूल्स का यूज किया जाता था, जो शिकार करने के लिए हंटर्स किस प्रकार के टूल्स का यूज करते थे। वेपन्स, ऑर्नामेंट, यानी कि उस टाइम पर कैसे कैसे जो औरतें होती थी, महिलाएं होती थी, वो किस प्रकार का श्रृंगार करती थी, प्रकार के आभूषण से अपने आप को सजाती थी। ठीक है, बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचर्स आर सम एग्जांपल ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज, यानी कि हमें उनसे कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, पार्ट मिले हैं, जिनसे हमें पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पर किस पोट्री का यूज किया जाता था, किस प्रकार के जो बर्तन है उनका यूज किया जाता था, और जो महिलाएं होती थी वो किस प्रकार के ऑर्नामेंट्स का यूज करती थी। ठीक है, उस टाइम पर कैसे कैसी बिल्डिंग बनाई जाती थी, किस प्रकार की ईंटों का यूज किया जाता था, ये हम किससे पता चलता है? जो हमारे आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज है ना उन्हीं से ही। ठीक है, देखो, पीपल हु स्टडी दीज सोर्सेज आर नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट। जो इन रिसोर्सेज को रीड करते हैं, जो हमें सोर्सेज प्राप्त हुए हैं उनको जो रीड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट इक्वेट
द अर्थ इन ऑर्डर टू फाइंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, ये जमीन को खोदते हैं किस लिए, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है उनको फाइंड करने के लिए। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज टेल अस अबाउट द वे पीपल लिव्ड इन द पास्ट। फॉर एग्जांपल इक्वेटेड बोन्स ऑफ एनिमल टेल अस अबाउट द पीपल एट इन द पास्ट। जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज निकालते हैं उनसे हमें पास्ट के बारे में काफी ज्यादा पता चला है। ठीक है, पास्ट के लोग कैसे रहते थे, किस प्रकार का खाना खाते थे, किस प्रकार कार्य करते थे। ठीक है, इन सब का हमें कैसे पता चला है, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है उनमें से। ओके, तो ये थे हमारे रिटन और अनरिटन। रिटन में कौन से आते हैं हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन, क्योंकि वो लिखी हुई हैं। ठीक है, इसलिए उनको बोलते हैं रिटन। और ये जो अनरिटन सोर्सेज हैं ये लिखे नहीं गए हैं, ये कुछ रिमेन्स होते हैं जो पहले के टाइम के जो चीजें होती थी उनके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, व्हाट डू डेट मीन। डेट का क्या मतलब है। देखो, टू स्टडी हिस्ट्री वी मस्ट अंडरस्टैंड द मेजरमेंट ऑफ टाइम। हमें हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए, जो हम मेजरमेंट ऑफ टाइम है उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक है, देखो, द पास्ट इज मेजर्ड इन ईयर्स, जो हमारा पास्ट है उसको ईयर्स में मेजर करते हैं। द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, ये क्या है, क्रिस्ट है, जो क्रिश्चियन होते हैं उनके भगवान क्रिस्ट। ठीक है, द बर्थ ऑफ क्रिस्ट इज टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, जो क्रिस्ट का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, उनको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, यानी कि इससे आगे का और पीछे का लेते हैं। ओके, द ईयर बिफोर द क्रिस्ट वॉज बोर्न आर कंसिडर्ड एज रिटन एज BC और बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, यानी कि जो ईयर होते हैं जो क्रिस्ट के जन्म से पहले के ईयर हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, BC से, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक बार, 3000 BC है। BC का क्या मतलब है यहाँ पर, मीन्स 3000 ईयर्स बिफोर क्रिस्ट वॉज बोर्न, क्रिस्ट के जन्म से 3000 साल पहले की बात है। ठीक है, BC nowadays BC is also written as BCE। हम क्या लिखने लगे हैं, BCE। हम आपने देखा होगा अपनी हिस्ट्री की बुक उठाकर, उसमें कोई भी डेट होती है उसके आगे या तो फिर BC लिखते हैं, AD लिखते हैं, CE लिखते हैं। ठीक है, इन सब का फंडा समझते हैं। यहाँ देखो, BC, तो BC का क्या मतलब है यहाँ पर, बिफोर द इरा ऑफ, बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, यानी कि क्रिस्ट के जन्म से पहले के साल। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, BC। ओके, अब देखो BCE का क्या मतलब है यहाँ पर, बिफोर द कॉमन इरा। ओके, और जो AD होता है वो क्या होता है, स्टैंड फॉर एनो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि जिस ईयर में उसका जन्म हुआ है उसको हम क्या मानते हैं, ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, एनी इवेंट दैट ओकर्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट इज रिटन एज AD। जो भी इवेंट हुआ है क्रिस्ट के बर्थ के बाद, क्रिस्ट के जन्म के बाद, उसको हम किस में लिखते हैं, AD में। ठीक है, और जो BC होता है वो क्या होता है, क्रिस्ट के जन्म से पहले की जो साल होते हैं, कोई भी इवेंट हुआ होगा अगर वो क्रिस्ट के जन्म से पहले हुआ है तो उसके हम लास्ट में क्या लगाएंगे, BC या फिर BCE। ओके, अब देखो, इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 AD, मीनिंग 1947 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। ठीक है, इट कैन आल्सो बी रिटन एज CE कॉमन एरा। ओके, आपको समझ में आया होगा BC, AD और CE का फंडा क्या है। BC का क्या मतलब होता है, जो क्रिस्ट है, जो वो लॉर्ड क्रिस्ट है, उसके जन्म के पहले के जो ईयर्स हैं उसको हम कैसे लिखेंगे, BC या फिर BCE में। ओके, और AD में हम किसको लिखते हैं, इनके जन्म के बाद के जो इवेंट्स होते हैं उनको हम AD में लिखते हैं। ठीक है, या फिर CE में लिखते हैं। ओके, कुछ समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है जो हमारे सोर्सेज है उनके बारे में और जो डेट्स है इनके बारे में। यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के MCQs कवर करेंगे। ठीक है, कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।